डियर कैंडिडेट्स, एग्जाम एक्सप्रेस एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल दोनों पे आपका बहुत स्वागत है। मंथन परिवार की ये पहल है और मंथन परिवार जैसा कि आपको पता है कि लेके आया है कि 90 दिन की एक अनवरत श्रृंखला है। 90 दिन के टेस्ट हैं और 90 दिन की एक अनवरत श्रृंखला है। उसमें आज हमारा टेस्ट नंबर कौन सा है? 43 है। आपको पूर्व में विदित है कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास से जो टेस्ट थे उनको समाप्त कर चुके हैं। आज से हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा है? मध्यकालीन भारत है। और मध्यकालीन भारत में भी हमारा मुख्यतः केंद्र जो है वो डे वन के लिए जो आपको निर्धारित किया हुआ है हमारी टीम ने, वो डे वन है। और डे वन में आप देखेंगे तो कौन सा है? दिल्ली सल्तनत। कहीं ना कहीं गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप पूर्व से ही जानते हैं कि हम प्रतिदिन आपके लिए कितने क्वेश्चन लेके आते हैं? 50 क्वेश्चंस वो लेके आते हैं जो एक्सपेक्टेड है एग्जाम्स में, आयोग के बिल्कुल हूबहू पैटर्न से मैच करते हैं, उनकी ये हमारी श्रृंखला है। चलिए, तो आज हम टेस्ट नंबर इस 43 को करते हैं। और 43 में आप देखेंगे तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोला बेहिंद के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है और इन पे आपको क्या करना है? विचार करना है। बेहिंद का युद्ध मोहम्मद गोरी एवं जयपाल के मध्य हुआ था। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, किसको बता रहा है? मोहम्मद गोरी और जयपाल के मध्य हुआ था। इस युद्ध का कारण जयपाल द्वारा मुल्तान के शासक दाऊद करमार्थी को सहायता देना था। और पूछा है कौन से कथन इसमें से कैसे हमारे करेक्ट हैं या सही है। तो ध्यान दीजिए, ये बेहिंद का युद्ध मोहम्मद गोरी नहीं जबकि गजनबी के बीच हुआ था। दूसरी चीज, यहां जयपाल नहीं था, जयपाल का पुत्र था जिसका नाम था आनंदपाल। ठीक है, आइए तो आंसर क्या होगा? ना तो एक और ना ही दो। ठीक, व्याख्या की तरफ चलते हैं हम। देखिए, 1001 ईस्वी में महमूद गजनबी ने जयपाल को हराकर उसे बंदी बना लिया। तब उसका जो पुत्र था आनंदपाल ने पेशावर के निकट बेहिंद में 1008 से 1009 ईस्वी के बीच में एक निर्णायक युद्ध लड़ा। इस युद्ध में पंजाब के खोखर जनजाति, यानी कि इस युद्ध में आप देखेंगे तो एक जनजाति आ रही है निकल के यहाँ से, पंजाब के खोखर जनजाति ने भी आनंदपाल का क्या दिया था? साथ दिया था। आनंदपाल युद्ध का मुख्य कारण जो है वो आनंदपाल द्वारा मुल्तान के शासक दाऊद करमार्थी को सहायता देना है। यानी कि दोनों ही बातें जयपाल के बारे में नहीं थी जबकि किसके बारे में थी? आनंदपाल। आनंदपाल जयपाल का जो है पुत्र है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यह इलवरी वंश का गुलाम था। ठीक, इन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तराइन युद्ध के बाद भारत में सल्तनत का विस्तार के लिए इसको नियुक्त किया गया था। यानी कि 3 स्टेटमेंट आपके पास में है और आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा फिट बैठता है। तो ध्यान देना, इलवरी वंश का नहीं था, पहला वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। दिल्ली को राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बल्कि कौन बनाता है? इल्तुतमिश बनाता है। इसलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी है। यानी कि स्टेटमेंट हमारा 2B रॉन्ग हो जाता है। और पूछा है कौन से सही नहीं है, तो आपको पता है कि 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है। इसलिए आंसर क्या होता? हमारा ए होता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तब देखते हैं इसमें जो है व्याख्या दी है, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश, नॉट इलवरी। किसका? कुतुबी वंश का गुलाम थे, ना कि इलवरी वंश के। ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि जो गुलाम वंश स्थापित होता है तो इसकी आरंभिक जो राजधानी होती है वो क्या होती है? लाहौर होती है। इन्होंने दिल्ली को कभी राजधानी बनाने का रुख नहीं किया। ऐबक को तराइन युद्ध के बाद गौरी ने भारत में, यानी कि ऐबक जो गुलाम है या सूबेदार है जो भी है वो किसका है? गौरी का है। गौरी ने भारत में सल्तनत के विस्तार हेतु नियुक्त किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो किस मुस्लिम इतिहासकार ने रजिया के विषय में लिखा है कि उसमें वो सारे गुण मौजूद थे लेकिन उसका क्या ही फायदा जो एक स्त्री के रूप में पैदा हुई। यानी ये स्टेटमेंट दिया है महनाज उस सिराज ने। ठीक है, आंसर हमारा होगा शी। ठीक, यानी कि महनाज उस सिराज ने लिखा है कि रजिया बुद्धिमान, लोक उपकारी, अपने राज्य का कल्याण करने वाली, न्यायप्रिय, अपनी प्रजा का पालन करने वाली एवं एक महान योद्धा थी। दुर्भाग्य यह था कि वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई, इसलिए अमीर वर्ग ने उसे शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया। किसने लिखा है? ये महनाज उस सिराज ने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
कुतुब मीनार के संदर्भ में कुछ बातें हैं और उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी बात इसमें से क्या है, असत्य है, यानी असत्य कथन का चयन करना है इसमें से। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया, बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची। किसका समय बता रहे हैं? गयासुद्दीन तुगलक। ये बात आपकी गलत हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया गया, यानी कि जो इसमें आप देखेंगे तो ये बात भी सही है। यानी विकल्प हमारा यहां से निकल के आता है कौन सा? शी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के समय नहीं, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार की जो चौथी मंजिल है, बिजली गिरने से क्या हुई थी, वो क्षतिग्रस्त हुई थी। ठीक, और फिरोज शाह तुगलक ने ही 2 और मंजिलों का इस पर क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। कुछ शासक वर्ग दे रखा है आपको और बताया है कि इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा किस वंश से संबंधित था। तो सबसे पहले देखते हैं आराम शाह। आराम शाह का संबंध था गुलाम वंश से। ठीक, शहाबुद्दीन उमर जो था वो खिलजी वंश का था। अलाउद्दीन आलाम शाह ये सैयद वंश का है, यानी कि डी का क्या होगा, 2 होगा। तो ए का 3 डी का 2, ए का 3 और डी का 2 जो आपको दिखाई दे रहा है वो केवल एक ही विकल्प में मिल रहा है, वो कौन सा है, हमारा सी विकल्प है। अन्य को अगर मिलाने के हम प्रयास करते हैं तो उसमें देखते हैं बी का क्या हो जाता, बी का 4 हो जाता है, और अबू बकर जो रह गया वो एक ही से रह जाता, किससे, तुगलक वंश से। ठीक है, आगे चाहें तो आप इनकी लिस्ट दे रखी है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, कह रहा है बलवन के राजत्व का सिद्धांत। बलवन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, आप वाकिफ हैं इस चीज से, लेकिन उसमें पूछ रहा है कि राजत्व के सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यावते, क्या कह रहा है, न्यावते खुदाई। न्यावते खुदाई का अर्थ है कि ईश्वर का प्रतिबिंब है, यानी कि जो सुल्तान है वो ईश्वर का क्या है, परछाई है या प्रतिबिंब है। जिल्ले अलाही या जिल्ले अलाह से तात्पर्य है ईश्वर का एक प्रतिनिधि, यानी कि गॉड्स का एक जो है प्रतिनिधि है ईश्वर का। राजत्व सिद्धांत में बलवन ने दैवीय सिद्धांतों का समर्थन किया। कौन से कथन सही नहीं है? तो ध्यान देना, जिल्ले इलाह का संबंध है कि ईश्वर का प्रतिबिंब, यानी कि जो सुल्तान है या बादशाह है वो ईश्वर की क्या है, परछाई है, कहां पर, पृथ्वी पर। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत होता है। जबकि न्यावते खुदाई का मतलब है कि ईश्वर का प्रतिनिधि, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट सही है। इसलिए हमारे जो स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं वो कौन से हैं, 1 और 2। ठीक, बहुत सूक्ष्म बात है, इसको अच्छी तरीके से आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। न्यावते खुदाई से तात्पर्य है कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, न्यावते खुदाई। जिल्ले इलाह से तात्पर्य है कि ईश्वर का प्रतिबिंब है, उसका हृदय दैवी प्रेरणा व कांति का भंडार है। ईश्वर ही राजा को दायित्व पूर्ति के लिए प्रेरित एवं निर्देशित करता है। राजस्व सिद्धांत में बलवन ने दैवीय सिद्धांतों का समर्थन भी किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, किस सुल्तान की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में इब्न बतूता ने लिखा है कि सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के 2 सिंह बने हुए हैं, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थीं। पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था, तो इसलिए उसको तुरंत न्याय की व्यवस्था दी जाती थी। यानी आप देखेंगे मुगल काल में कहीं ना कहीं जहांगीर के संदर्भ में कहा जाता है कि उसने शाहबुर्ज से लेकर आगरा के किले तक क्या की थी, एक जंजीर का निर्माण करवाया था, उसे सोने की जंजीर कहते थे। यदि किसी को रात में भी न्याय की आवश्यकता है तो वो उस जंजीर को खींचता था, जिसमें घंटियां लगी थीं, और बादशाह जो है तुरंत न्याय के लिए उपलब्ध होता था। तो ऐसा बोला गया है किसके द्वारा, बोले कि किसने, इब्न बतूता, जो मोरक्को का यात्री है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आता है, और वो संदर्भ देता है इसका किसका, इल्तुतमिश के बारे में ये कहा गया है। तो उपयुक्त कथन इब्न बतूता ने इल्तुतमिश की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में लिखा है। सल्तनत काल में न्याय व्यवस्था का प्रधान काजी, यहां से ध्यान रखना कि सल्तनत काल में न्याय व्यवस्था का जो प्रधान था उसे क्या कहते थे, काजी उल कुजात। ठीक, इस वर्ड को याद रखना, ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत से या तो पुस्तकें हों या उनके लेखक हों या फिर जो उनकी उपाधियां हों, राजस्व के कुछ जो कर निर्धारण हैं, ये क्लिष्ट टर्मोलॉजी है, इसमें आपको एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। तो जो चीफ जस्टिस जिसको बोलते थे तो वो क्या होते थे, काजी उल ज़कात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा
8 है और 8 क्वेश्चन कह रहा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिन्होंने वसीयत घोषित की जिसका संकलन मेनार उस सिराज द्वारा किया गया। बोले कौन से कथन इसमें से बोल रहा है, संकलन किसको बताया, मेहनाज उस सिराज, और प्रथम सुल्तान था जिसने क्या घोषित की थी, वसीयत, और बात किसकी करा है, अलाउद्दीन खिलजी की। दो स्टेटमेंट हैं और बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक, इस संदर्भ में जब हम बात करेंगे, दोनों पे विचार करते हैं, तो ये दोनों ही बातें हमारी कैसी हैं, रॉन्ग हैं। इसलिए सी आंसर होगा, ना तो 1 और ना ही 2, यानी 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग होते हैं। यानी कि बलबन के बारे में है, बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने क्या की थी, वसीयत प्रारंभ की, जो कि फारस परंपरा पर आधारित थी। यानी कि यहां से एक क्वेश्चन और निकल रहा है आपका कि वसीयत परंपरा किस देश से आधारित थी, तो फारस पर, जिसका संकलन जियाउद्दीन वर्नी, ना कि मेहनाज उस सिराज, किसने, जियाउद्दीन वर्नी ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कुल सुल्तान ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी, तो इसका आंसर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देने के पश्चात कौन सी उपाधि धारण करता है वो, और है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के पश्चात यास्मिन उल खिलाफत नासिर की उपाधि धारण की थी। अब देखते हैं, प्राचीन काल में भी देखते रहे, भी हमारी लास्ट क्लास की जो दक्षिण भारत का इतिहास था उसमें भी भारी भरकम उपाधियां लोग धारण करते थे और गुप्तों से ही प्रारंभ हुई थी। गुप्तों में देखेंगे आप तो महाराजा अधिराज करके धारण करते थे। अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने यह अनुभव किया कि राजनीतिक आवश्यकताएं धार्मिक सहिष्णुता की मांग करते हैं। देखिए उसका स्टेटमेंट कितना जबरदस्त है, वो कह रहा था कि राजनीतिक आवश्यकताएं धार्मिक सहिष्णुता की मांग करते हैं। ठीक है, तो उसने ये उपाधि धारण की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, कथन कारण का है। बोला, कहा गया है बलवंत तुर्कान ए चहलगानी का एक सदस्य था, उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। अगर इसमें हम क्योंकि को लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठता है, जिग जग वाली कंडीशन पर ये नहीं आ पाता है। तो इसमें होगा कि आपका ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो ए है वो आर की व्याख्या नहीं है। यानी कि आप देखें, तुर्कान ए चहलगानी ये क्या था, ये 40 सरदारों या अमीरों या गुलामों का एक दल था। ठीक, अपने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए किया था। बलवंत तुर्कान ए चहलगानी का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। आगे चलकर नसीरुद्दीन महमूद के काल में वह बलवन अपनी योग्यता के कारण सुल्तान का खास आदमी बन गया। जब बलबन सुल्तान बना तो उसने तुर्कान ए चहलगानी का क्या कर दिया था, दमन कर दिया। यानी कि चालीसा जिसे कहते थे या चहलगानी कहते थे, उसमें 40 गुलाम होते थे या 40 लोग होते थे जो कि बहुत राजा के क्लोज थे। और बलबन क्या करता है, उसका पहले तो सदस्य बनता है, बाद में जब खुद सुल्तान बनता है तो क्या करता है, उसको फिनिश कर देता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, अलाउद्दीन की दक्षिण विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बोला, दक्षिण की जनता ने मुस्लिम आधिपत्य का विरोध नहीं किया। ठीक, दक्षिण की जनता अपने हिंदू शासकों के शासन से असंतुष्ट थी। दक्षिण अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। और पूछा है कौन से कथन सही है, विचार कीजिए आप। इतना तो पता है कि दक्षिण भारत पर जितने भी अभियान हुए हैं उनमें मलिक काफूर का बहुत विशेष योगदान रहता है। और खास करके दक्षिण भारत को अगर दिल्ली सल्तनत में कोई सबसे पहले फतेह करता है तो वो कौन होता है, अलाउद्दीन खिलजी होता है। यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। आंसर होगा आपका डी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। स्पष्टीकरण पे आए। दक्षिण की जनता अलाउद्दीन का विरोध नहीं किया, इसका अर्थ यह था कि अपने शासक से क्या थी, असंतुष्ट थी जनता वहां की। दक्षिण के राज्यों का राजनीतिक तथा सामाजिक ढांचा कुछ हद तक इसकी पुष्टि भी करता है। वास्तव में जनता के उदासीन व्यवहार का कारण दक्षिण के राजाओं की आपसी कलह को बताया गया कि आपस में ये लड़ते थे। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर, जो कि एक किन्नर था, उसे 1000 दिनारी के नाम से भी कहते हैं, और गुजरात अभियान के दौरान इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, आइए अलाउद्दीन की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या लिखा हुआ है, वह एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था,
सिकंदर के समान अपनी विजय पताका दूर दूर तक फहराना चाहता था। उसने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की। उसने अमीर वर्ग के दमन के उपाय के रूप में उनकी संपत्ति को जब्त करने की प्राथमिकता दी। देखिए, जो अमीर वर्ग होता था, जो सामंत थे, जिनसे जैसे सामंत थे, आप पुराने काल में भी देखेंगे प्राचीन भारत में, तो वो सामंत जो वर्ग था वो अब क्या कहने लगा, अमीर वर्ग। तो उसके क्या किया कि उनका दमन कैसे करें, तो उनकी संपत्ति को क्या कर लो, अडॉप्ट कर लो। तो इसलिए पूछ रहा है कौन से कथन सही हैं। तो आंसर हम जाएंगे कि चारों स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं तो ये चारों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कैसे हैं, सही हैं। देखिए, नवीन धर्म की स्थापना कर चाहा जिसने उसे पैगंबर के समान, देखिए क्या है, जिससे पैगंबर के समान भावी पीढ़ियां उसका नाम लें। सिकंदर के समान अलाउद्दीन विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए उसने यहां तक कि उसने अपने सिक्कों में सार्वजनिक प्रार्थना में स्वयं को सिकंदर ए शानी, ध्यान देना, सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी, घोषित किया। अलाउद्दीन के अनुसार राज्य में अस्थिरता तथा विद्रोह का कारण अमीरों की आपसी मित्रता, मद्यपान, अकूत संपत्ति का होना था। अमीरों के दमन के लिए उसने क्या किया, अमीरों की संपत्ति को जब्त किया। तो ये चारों जो स्टेटमेंट थे वो बिल्कुल करेक्ट थे। हम आयोग के पैटर्न पर चल रहे हैं। यहाँ आपको एक एक क्वेश्चन से कम 5-5 प्रश्नों की जो है व्याख्या मिलेगी देखने के लिए आपको, क्योंकि प्रश्न में भी प्रश्न है। ठीक, अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक में अरस्तु एवं प्लेटो का वर्णन किया। तहकीक ए हिंद मूलतः फारसी भाषा में लिखी गई, यानी कि जो अरबी यात्री है उसका नाम क्या है, अल-बरूनी, और बोल रहा है कि उसने एक बुक लिखी है, पुस्तक का नाम क्या है, तहकीक ए हिंद, और बोला है कि मूलतः किस भाषा में, फारसी भाषा में। तो फारसी में नहीं लिखी है क्योंकि ये अरब यात्री था, इसलिए ये अरबी में लिखी गई है। 80 अध्याय वाली इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद 1988 में एडवर्ड साची ने किया। और कौन से कथन सही हैं, तो आपको पता है कि 2 स्टेटमेंट 2 वाला जो हमारा इनकरेक्ट है, तो 2 देखो इसमें भी है, 2 देखो इसमें भी है, और 2 देखो इसमें भी। इसलिए हम किस उत्तर की ओर जाएंगे, केवल 1 और 3 स्टेटमेंट हमारे जो हैं वो करेक्ट हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है, तहकीक हिंद, यह पुस्तक अल-बरूनी ने अरबी भाषा में लिखी। मूल अरबी पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद 1888 में एडवर्ड साची ने किया। अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद रजनीकांत शर्मा, ध्यान देना, ठीक, यानी कि पहले एडवर्ड साची ने अरबी से इंग्लिश में, और फिर इंग्लिश से रजनीकांत शर्मा ने इसका क्या किया, अनुवाद किया हिंदी में। 973 ईस्वी में खावी, प्राचीन ख्वारिज्म, अल-बरूनी का जन्म हुआ था। उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और भूगोल, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान, दर्शन, धर्मशास्त्र पर अपनी पकड़ मजबूत की। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने खीवा, ख्वारिज्म को विजय किया और अल-बरूनी को युद्धबंदी के रूप में प्राप्त किया। और वही महमूद गजनवी के साथ में ये भारत भी आया था और वो यहीं पर रह गया। उसने भारत की भौगोलिक स्थिति का भी, भौगोलिक संरचना का भी अध्ययन किया। तटीय प्रदेशों का बहुत बड़ा जो है वो वर्णन करता है अपनी इस पुस्तक में, जिसे कहते हैं तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद, 2 नाम है इस पुस्तक के। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हाँ देखते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमणों के अवसर पर अल-बरूनी उसके साथ भारत आया। उसने यहाँ आकर संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष का भी गंभीर अध्ययन किया था। अल-बरूनी पर यूनानी विचारकों का भी प्रभाव पड़ा। उसने प्रमुख यूनानी विचारकों को अरबी पुस्तकों से जाना था। उसने अपनी कृतियों में अरस्तु व प्लेटो का भी वर्णन किया। यह एक बड़ा ग्रंथ है जिसमें 80 अध्याय और इसमें मुख्यतः भारत के ज्ञान, दर्शन, ग्रंथ तथा जीवन के सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। अल-बरूनी को महमूद के पुत्र मसूद से भी राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ और 1048 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, किसकी, अल-बरूनी की। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोला है इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में अनहिलवाड़ा के युद्ध के पश्चात खरीदा था। बहाउद्दीन बलवन को इल्तुतमिश ने 1232 में गुलाम के रूप में खरीदा और अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया। और बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, पूछा आपसे क्या है कि कौन से कथन सही नहीं है, तो उपरोक्त जो है दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आंसर हम डी की तरफ बढ़ेंगे कि ना तो 1 और ना ही 2। आइए व्याख्या करते हैं।
दोनों ही कथन सत्य हैं। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में हुए अनहिलवाड़ा के युद्ध के पश्चात खरीदा और वह इल्तुतमिश ऐबक का दामाद और दिल्ली का सुल्तान बना। यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। इसी प्रकार बहाउद्दीन बलवन, यानी कि जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है, बहाउद्दीन बलवन की बात चल रही है कि बहाउद्दीन बलवन को इल्तुतमिश ने 1232 में खरीदा और बलवन ने इल्तुतमिश की एक पुत्री से विवाह किया, ठीक, और सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह किया। अंत में स्वयं दिल्ली का सुल्तान बना। इसी प्रकार मोहम्मद गोरी के योग्यतम सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन एल्दौज और नसीरुद्दीन कुवाचा उसके गुलाम थे। ध्यान दीजिए, उस समय क्या था कि बगदाद सबसे बड़ी मंडी थी घोड़ों के लिए और गुलामों के लिए, तो गुलामों की खरीद फरोख्त होती थी। और ध्यान देना, कुतुबुद्दीन जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश इसी प्रकार बहाउद्दीन बलवन को इल्तुतमिश ने, यानी कि जो इल्तुतमिश है, जब ये बगदाद की मंडी में जाता तो गुलामों की बोलियां लग रही होती हैं। सभी गुलाम कतार में यूं करके खड़े होते हैं और जैसे ही इल्तुतमिश आता है तो वहाँ एक मिनादी होती है कि हिंदुस्तान के सुल्तान जो है इल्तुतमिश पधार रहे हैं, सभी गुलाम सतर्क हो जाएं। किसी गुलाम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजा की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। अब सोचिए, कहीं ना कहीं जो बलवन था, बलवन जो है वो बोलता है किससे, इल्तुतमिश से, कहता है कि बादशाह सलामत, आप हमें खरीद लीजिए, जीवन में कभी पछताएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं इल्तुतमिश से हम नज़र उठा के देखता है कि ये गुलाम क्या ऐसी बात है, बालक होता है, छोटा सा बच्चा है, और वो कहता है कि इसमें कोई ना कोई तो बात होगी जो बादशाह की नज़रों से नज़रें मिला करके ये कह सकता है। इसी कारण प्रभावित हो जाता है कौन, इल्तुतमिश, और खरीदता है किसको, बलवन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची दी हुई है, फुतू उस सलातीन, तारीख ए मुस्ताकी, तारीख ए शाही, तारीख ए मुबारक शाही, और बोल रहा है कि ये किस किस के द्वारा लिखी गई है। तारीख ए मुबारक शाही याह्या बिन अहमद, यानी डी का 1 होना चाहिए, और डी का 1 आपका दे रखा है किसमें, डी में और सी में। हम जाएंगे आंसर ए की तरफ, आप लिस्ट मिला लीजिए, मैच कर लीजिए। फुतू सलातीन ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इशामी, इन्होंने लिखी ये बुक। तारीख मुस्ताकी शेख रिजकुल्ला, तारीख ए शाही अहमद यादगार, तारीख मुबारक शाही याहिया बिन शर अहमद, हिंदी कहते हैं इनको। तो ये बुक्स कई बार एग्जाम्स में आती हैं, डायरेक्ट पूछ ली आती हैं, पार्टिकुलर भी पूछ लेता है कि तारीख मुबारक शाही किसके द्वारा लिखी, या इनकी मैचिंग कर देता है, लिस्ट बाई ए, लिस्ट टू, असेंबलिंग का क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। ठीक, तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और किसका चयन करना, हमें असत्य कथन का पता लगाना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। ठीक, आगे देखते हैं, चांदी का जीतल, चांदी का जीतल और तांबे का टंका का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। हाँ, ये बात सही है, उसने टंका और जीतल नाम से 2 मुद्राएं जारी की थी, लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता। क्यों कि चांदी का टंका होता है और तांबे का जीतल होता है, तो पहला स्टेटमेंट ही क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो बाद बाकी सब सही होंगे। कैसे सही होंगे, आप देखिए कैसे। इल्तुतमिश ने जेठ पुस्त्राधिकार की प्रथा को तोड़ दिया। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा की। इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। यानी कि पहले वाले कथन को यदि छोड़ दें तो अन्य तीनों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं और सही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की विजय 1303 में संपन्न की। इस अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। नहीं, ऐसा नहीं था, इस अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने नहीं किया था। चित्तौड़गढ़ के 2 वीर सैनिकों गोरा एवं बादल इस युद्ध में बहादुरी के साथ साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। और पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो दूसरा वाला हमारा कथन सही नहीं है, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब हम जब एलिमिनेशन मेथड को अपनाते हैं तो हमारा निकल के आता है क्या, कथन 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किससे जुड़ा हुआ है। तो ये बताना है कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम, जैसे औरंगजेब एक स्टेटमेंट देगा आके मुगल काल में, वो कहता है कि भारत को दारुल हरम से हम दारुल अरब बनाना चाहते हैं। तो बोला व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है। स्टेटमेंट किसने, इल्तुतमिश कहता है, बलवन कहता है, अलाउद्दीन खिलजी कहता है, या मोहम्मद बिन
तुगलक कहता है। तो ये स्टेटमेंट देता है कौन? ये सल्तनत कालीन शासक इल्तुतमिश। ये स्टेटमेंट किसका है? इल्तुतमिश ने तुर्कों को बड़ी संख्या में इक्ताएं प्रदान की। इक्ता देखिए, जैसे अभी आपने दक्षिण के भारत के राज्यों में देखा था संगम काल में, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि जो राज परिवार के लोग हैं या जो बिल्कुल करीब हैं तो उनको वेतन नकद के रूप में न देकर भूमि का एक टुकड़ा दिया जाता था। उसी प्रथा की मैंने बात की थी उस समय, और अब आकर के ये भूमि दी जाती से एक था। इल्तुतमिश ने कहा था कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है। ठीक, तो इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा मांग पत्र प्राप्त कर अपने भारतीय प्रदेशों की वैधानिक स्वीकृति, यानी खिल्लत बोलते हैं उसको, उसने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उसने भारतीय वातावरण में समन्वित किया, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्रदान हुई है। ठीक है, आइए आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। तुगलक सुल्तानों के संदर्भ में, यानी तुगलक वंश है उसके सुल्तान हैं, उनके संदर्भ में दिए गए कुछ स्टेटमेंट हैं, उन पर विचार करना है। गयासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण करने वाला प्रथम मुस्लिम सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अमीर खुसरो ने लिखा है कि वह सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रखता था, अर्थात वह बहुत ज़्यादा विद्वान था। तो अमीर खुसरो ने जो लिखा है, यानी कि आप देखें मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में तोताए हिंद यानी अमीर खुसरो ने, तो ये अमीर खुसरो ने लिखा है सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रखा था, अर्थात वह बहुत विद्वान था। तो ये स्टेटमेंट किसके बारे में है? ये स्टेटमेंट गयासुद्दीन तुगलक के बारे में है, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है। तो पूछ रहा है हमसे कौन सी कथन सही है, तो एक ही तरफ जाएंगे, केवल स्टेटमेंट फर्स्ट वाला हमारा क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए 20 है, कथन और कारण है। बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई, वर्णी निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के भय का उल्लेख करता है। देखिए, बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई क्योंकि वर्णी निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के भय का उल्लेख करता है। अब कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो ये स्टेटमेंट जो है कथन कारण का तो फिक्स नहीं हो रहा है, इसलिए आपका ए और बी तो नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पर हम जाएंगे किसके विकल्प की ओर? विकल्प बी की ओर जाएंगे। ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, क्योंकि बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई, बर्नी निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के भय का उल्लेख करता है। यह दोनों कथन सत्य हैं। मंगोल आक्रमण के भय के अतिरिक्त सुल्तान पद को पुनर्स्थापित करने आंतरिक विद्रोह की व्यस्तता के कारण बलबन ने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मलिक छज्जू के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। फरवरी 1290 में कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह किया। मलिक छज्जू के विद्रोह को दमन के नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक, दोनों स्टेटमेंट दिए हैं कि कौन सा सही है, तो हम देखते हैं किसकी बात हो रही है। फरवरी 1290, तो ये फरवरी का महीना नहीं होता, महीना दूसरा होता। मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये लगभग दोनों ही स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। क्यों? देखिए, अगस्त 1290 में कड़ा मानिकपुर जो बंगाल की तरफ पड़ता है, सूबेदार मलिक छज्जू ने क्या किया? विद्रोह किया। सुल्तान मुगीशुद्दीन की उपाधि ग्रहण की और अपने नाम के सिक्के चलाता है। ये एक इनका सूबेदार होता है। अवध का सूबेदार अमीर अली हातिम खां और बलबन के समय के राज्य के पूर्वी भागों के कुछ अन्य सरदार उससे जाकर मिल गए। यानी कि अवध का सूबेदार है अमीर अली हातिम खां और बलबन के समय के अन्य जो सूबेदार हैं वो उससे मिल जाते हैं। किससे मिल जाते हैं? मलिक छज्जू से। दोआब के बहुत से हिस्से हिंदू सरदार उसके साथ हो गए। उन्होंने बदायूं के मार्ग से दिल्ली की ओर बढ़ना आरंभ किया। बदायूं में मलिक बहादुर और अलम गाजी भी अपनी सेनाओं को लेकर साथ मिलने के लिए तत्पर थे। जलालुद्दीन खिलजी, नॉट अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं नेतृत्व किया था। ठीक, तो यानी स्टेटमेंट हमारे दोनों ही रॉन्ग थे। यहाँ पे अलाउद्दीन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अलाउद्दीन ने लगान पैदावार का 50% कर दिया। अलाउद्दीन ने मकान कर एवं चराई कर दो नाम के नए कर लगाए।
अलाउद्दीन ने केंद्र पर एक बड़ी स्थायी सेना रखी और उसे नकद वेतन प्रारंभ किया। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था उसके लक्ष्यों की पूर्ति में असफल रही। यानी कि अलाउद्दीन जाना ही जाता किसके लिए? बाजार व्यवस्था के लिए। और आप क्या कह रहे हैं? असफल। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, यानी आंसर होगा हमारा कौन सा? डी। ठीक, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति सबसे ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 23 है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में उसने दिल्ली के समीप आगरा शहर बसाया। अरे, फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बसाया, आगरा सिकंदर लोधी और बहलोल लोधी उनके समय गरीबों के लिए अस्पताल दारुल सफा, यानी कि जो हॉस्पिटल हैं उनका नाम क्या है? दारुल सफा। ठीक, टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में किसकी बात हो रही है? फिरोज शाह तुगलक की। टोपरा तथा मेरठ से अशोक के स्तंभ लाकर दिल्ली में रखे गए। बिल्कुल सही बात है, 46 घोड़ों से खींच के लाया था। उसने हांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों की खुदाई करवाई। यानी आप देखते हो तो यहां पर स्टेटमेंट असत्य हो जाता है। कौन सा वाला? आगरा नगर की स्थापना उसने नहीं की है। देखो, सिकंदर लोदी ने 1500 यहां पे सिकंदर लोदी ने 1540 में आगरा बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर नगरों को बसाया था। ठीक, यानी जौना खां के नाम पे जौनपुर नगर। दीवान ए खैरात, फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा नाम से अस्पतालों की स्थापना की। दीवान ए खैरात से गरीबों के लिए पैसों का प्रबंध किया। फिरोज शाह तुगलक ने हांसी तथा सिरसा क्षेत्रों में पानी के लिए नहरें खुदवाई। फिरोज शाह तुगलक ने एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर के पास, दूसरी यमुना नदी से सिरमूर के पास तक खुदवाई थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं तो हमारा जो स्टेटमेंट था वो पहला वाला रॉन्ग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है और कह रहा है इरफान हबीब एवं हरिश्चंद्र वर्मा, दो इतिहासकारों के नाम लिए जा रहे हैं, इरफान हबीब तथा हरिश्चंद्र वर्मा। बोले कि उन्होंने निम्नलिखित मोहम्मद तुगलक की निम्नलिखित योजनाओं के क्रम के अनुसार पहले से बाद की ओर, यानी कि कौन सी घटना पहले घटित होती है उसके बाद कौन सी घटित होती है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के किए हुए काम है कि सबसे पहले उसने राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी को वो क्या करता है कि दिल्ली से पहले ले जाता है दौलताबाद और दौलताबाद से पुनः कहाँ लाता है? दिल्ली। आधी सेना वहाँ मार लेता है। गंगा यमुना के दोआब में क्या करता है? करों में वृद्धि कर देता है, जो टैक्स है उसको ज़्यादा कर देता है क्योंकि कहीं ना कहीं खजाना कम हो जाता है। उसी समय क्या करता है? कराचिल और खुरासान का अभियान भी करता है। जब ये सारी चीज़ें फ्लॉप हो जाती हैं और राजस्व उसका जब बिल्कुल खाली हो जाता है तब वो क्या करता है? सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा का मतलब है जिस प्रकार के नोटों का आज हम प्रयोग करते हैं, यानी कि जीतल और टंका क्या है कि टंका जो चांदी का था उसका उतना ही वजन था जिसकी उसकी वास्तव में वैल्यू थी, लेकिन आज 10 रुपये या 100 रुपये के कागज के नोट की वैल्यू कागज के समान नहीं है। तो उसने क्या किया था? सांकेतिक मुद्रा। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करता है? राजधानी परिवर्तन करता है। कहाँ से? सीधा दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से पुनः दिल्ली। फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन होता है, फिर खुरासान पर अभियान होता है, फिर कराचिल अभियान होता है, लास्ट में आके गंगा यमुना के दोआब में क्या करता है? करों में वृद्धि कर देता है। शासक हैं और उनका कालक्रम है। पूछ रहा मोहम्मद शाह, खिज्र खां, मुबारक शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। आप देखेंगे तो इसमें 1414 से लेकर 1421 तक वो खिज्र खां है और खिज्र खां जो संस्थापक होते हैं वो लोधी वंश के वो खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक हैं। तो लास्ट में सैयद वंश आता है। तो आकर के देखते हैं हम। तो खिज्र खां का शासनकाल 1414 से 21 तक है। मुबारक शाह 1421 से 1434 तक बैठता है, जो कि खिज्र खां का ही एक उत्तराधिकारी है। फिर मोहम्मद शाह आता है, फिर अलाउद्दीन आलम शाह आता है। आयोग का आजकल एक नया पैटर्न है कि वो क्रोनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, सीक्वेंस से, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 के पीसीएस के प्री परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा भी गया है। ठीक है, तो इनका आपको एक क्रोनोलॉजी याद रखनी है। आइए, कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और आपको चुनना क्या है कि कौन सा असत्य है। इसकी मृत्यु काबुल नहीं है जी, एक जगह थी, उसका नाम क्या था? लाहौर। ठीक, लाहौर में चौगान यानी हॉर्स पोलो जो खेल होता है उसको क्या कहते हैं? चौगान 1210 में हो गई।
यानी 1210 में भी हो गई और चौगान खिलते भी हो गई। ये दोनों स्टेटमेंट गलत सही है, पर एक जो बात है वो गलत है, वो काबुल में नहीं, वो कहाँ थी, लाहौर। इसे ही भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं, किसको माना जाएगा? ये माना जाएगा इल्तुतमिश को। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही, यानी कि स्पष्टीकरण। ऐबक की लाहौर में चौगान आधुनिक पोलो को खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। हसन निजामी के अनुसार, एक इतिहासकार हैं, कौन है? हसन निजामी के अनुसार ऐबक की आज्ञाओं से इस्लाम के उपदेशों का बहुत प्रचार हुआ और धर्म के सूर्य ने ईश्वर की सहायता रूपी अंबर से हिंद के देशों पर अपना प्रतिबिंब प्रदान किया। ठीक, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक ऐबक को ही माना जाता है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट हमारा पूरा का पूरा करेक्ट है, पहली बात गलत थी। आगे आइए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार कर लिया। दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? करेक्ट हैं, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा से खिल्लत प्राप्त की है और बंगाल का जो सुल्तान है हुशामुद्दीन ऐवाज खिलजी, जिसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की, को हराकर उसकी राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लिया। परंतु 1229 में नसीरुद्दीन की मंगोलों से लड़ते समय मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से ही प्रारंभ होता है? तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये आपके सामने 4 जो इतिहासकार हैं और इनमें कह रहा है कि मोहम्मद अजीज अहमद, मोहम्मद हबीब या इरफान हबीब, खालिक अहमद निज़ामी या राम प्रसाद त्रिपाठी। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है वो किसने दिया है? राम प्रसाद त्रिपाठी जो महोदय जी हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 28 है, उसकी व्याख्या। राम प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के द्वारा ही शासनकाल से प्रारंभ होता है। प्रोफेसर खालिक अहमद निजामी के अनुसार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। इरफान हबीबुल्लाह के अनुसार ABM हबीबुल्लाह के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई। निसंदेह ही सुल्तान इल्तुतमिश उसका पहला सुल्तान भी था। क्वेश्चन नंबर 29 है, रजिया सुल्तान के संदर्भ में दिए गए कथन हैं और उनमें से आपको चूज कौन करना है जो कैसा है? असत्य है। रजिया के समय में पहला विद्रोह लाहौर के इक्तादार कबीर खां ने किया, जिसे हजार महजदा कहा जाता था। नहीं, यहाँ पर जो लाहौर है वो गलत है। रजिया ने ख्वाजा मुहाजुद्दीन को निज़ामुल मुल्क की उपाधि के साथ वजीर बनाया था। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और पूछ रहा असत्य कौन सा है, तो असत्य केवल एक है। आइए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या पे देखते हैं। रजिया के समय पहला विद्रोह लाहौर के इक्तादार कबीर खां ने किया, जिसे हजार महदजा कहा जाता था। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाते, क्षमा चाहूंगा मैं। निज़ामुल मुल्क की उपाधि के साथ वजीर, मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहुत कुतलुग खां की उपाधि के साथ सेना का प्रधान बनाया था, परंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु के पश्चात मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौरी को नायब-ए-लश्कर और मलिक इजुद्दीन कबीर खां एयाज को लाहौर की सूबेदारी प्रदान की थी। तो रजिया सुल्तान के समय ये जो उलटफेर हुआ था उसी के संदर्भ में ये दोनों स्टेटमेंट है। बहुत अच्छी जो गहन बातें जो है वो निकल के आई हैं, तो इन्हें आपको नोट भी करना चाहिए और स्क्रीनशॉट भी लेना चाहिए। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन और कारण। राज्यरोहण के समय ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी क्योंकि ऐबक मलिक एवं सिपह सालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा था। नहीं, बात गलत है। यानी कि इसमें जो कथन पहला वाला है, उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यानी जो आप कह रहे हो सुल्तान, उसने धारण नहीं की क्योंकि वह सिपह सालार और मलिक की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। तो पहला स्टेटमेंट आपका कैसा हो जाता है? गलत हो जाता है। यानी कि ए असत्य है किंतु आर सत्य है। और असेंबलिंग का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन नहीं बनता इनका क्योंकि लगाने से भी। ठीक,
आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 है, गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। गाजी मलिक मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमा का गवर्नर था। उसने पहली लड़ाई सिरता स्थान पर खुसरो खां के विरुद्ध लड़ी और उसे करारी हार दी। यानी सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो कैसा है, बिल्कुल सही है। और गाजी मलिक मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी प्रांत का गवर्नर था, बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं आपके, सही हैं। और पूछ रहा है कौन सा सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गाजी मलिक मुबारक शाह, गाजी मलिक ने पहली लड़ाई सुरसुती यानी कि वर्तमान में सिरसा जो हरियाणा के पास में है, यमुना पार करके गाजी मलिक की प्रबल सेना ने खुसरो खां करारी हार दी खुसरो खां को। इस प्रकार गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना एवं दिल्ली तुगलक वंश की स्थापना की थी। यानी वास्तविक नाम इसका क्या था, गाजी मलिक। ठीक, और वो बाद में बनता क्या, गयासुद्दीन तुगलक। सिकंदर लोदी के संदर्भ में कुछ कथन है, उन पर विचार करना है। आइए, किसके बारे में, सिकंदर लोदी की बात बन रही है। यह बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी था, इसका नाम निजाम खां था, बिल्कुल सही है। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम तथा ताजिए निकलवाने की शुरुआत की, नहीं उसने उस पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। सिकंदर लोदी ने मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों की जो मजार जो दरगाह है वहां पर जाने पर पाबंदी लगा दी थी, बिल्कुल ये बात भी सही है। ओलावश गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखता था, बिल्कुल ये बात भी सही है। यानी कि स्टेटमेंट हमारा जो रॉन्ग है वो कौन सा है, वो ट्रू है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पूछ रहा है हमसे कि सही क्या है, तो इसके लिए सबसे एक ही बढ़िया ऑप्शन होता है कि आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जाइए। तो एलिमिनेशन मेथड में देखते हैं तो 2 हमारा यहाँ पे भी है, 2 हमारा यहाँ पे भी है, और सभी कथन सही नहीं है क्योंकि 2 वाला कैसा है, रॉन्ग है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 1, 3 और 4 कथन जो है वो सही है। चलिए आगे आए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक बहलोल लोदी के संदर्भ में सत्य नहीं है। यानी अब यहां से पूछ रहा है कि बहलोल लोदी के संदर्भ में सत्य नहीं है। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, कोई डाउट नहीं, सही है। बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को पराजित किया और अपने पुत्र मुबारक शाह को जौनपुर का शासक बनाया, ये सही है। वह कभी भी राज दरबार में दरबारियों के बीच नहीं बैठा, ये बात आपकी गलत है। क्यों, वो इसलिए क्योंकि वो कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठा, हमेशा जमीन पर अपने दरबारियों के साथ बैठा। उसने ग्वालियर के शासक मान सिंह को हराया और वहीं से लौटते समय उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि स्टेटमेंट जो इसमें है वो सी वाला गलत है, ये बात हमारी गलत है। ठीक, आइए देखते हैं। बहलोल लोदी राज दरबार में सिंहासन पर न बैठकर दरबारियों के बीच बैठता था, पहली बात सही है। बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को पराजित किया और अपने पुत्र मुबारक शाह को वहां का शासक बनाया। बहलोल लोदी ने ग्वालियर के शासक मान सिंह को हराया और वहीं से लौटते समय उसकी मृत्यु भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 34 है, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में, यानी कि हिंदुस्तान का सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके संदर्भ में बात हो रही है। वह अपने भाई गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1327 ईस्वी में सुल्तान बना। इसके शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया जिसने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। अब पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही है। तो अगर इस बात पे हम बात करें तो पूछ रहा है कथन सही कौन सा है, तो ध्यान देना। वह अपने भाई गयासुद्दीन तुगलक नहीं, उसका ये भाई नहीं था, पापा था। ठीक, जिसके बारे में कहा था किसने, अमीर खुसरो ने, हनहोज होम दिल्ली अस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है, ये किसने बोला था, ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया, उन्होंने कहा था। इसके शासनकाल में अफ्रीकी यात्री यानी मोरक्को से आया था कौन, इब्न बतूता, और उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और पूछा है सही है, तो केवल कौन सा, दूसरा वाला सही हो जाता हमारा। आइए, सांकेतिक मुद्रा के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, इन पर आपको क्या करना है, विचार करना है और कथनों पर विचार कीजिए। तो सांकेतिक मुद्रा में दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1229 से 1230 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, परंतु बाद में मुद्रा वापस लेने का भी फैसला किया। बिल्कुल सही बात था, सही बात है, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा जब उसने चलाई जाने लगी तो वो कुछ कैसी घटिया सामग्री से बनाई जाती थी जो आम पब्लिक के लिए भी उपलब्ध थी, और लोगों ने सिक्कों को घर पर ढालना प्रारंभ कर लिया। इसलिए उसने जो नोटबंदी की थी उसको क्या किया, वापस। इस प्रयोग से पूर्व चीन का
कुलवई खां भी प्रतीक मुद्रा के प्रयोग में असफल नहीं, वो असफल नहीं रहा था, वो सफल रहा था। तो कथन दूसरा कैसा है, गलत है। और पूछा है कौन से कथन सही है, तो कथन केवल एक सही है, इसलिए आंसर हमारा एक होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 है, तैमूर जहां पूरी दुनिया को एक ही साम्राज्य में बांधना चाहता था, वहीं चंगेज खां का इरादा सिर्फ लोगों को लूटना, धौस जमाना एवं मार काट करना था। यानी कि दो स्टेटमेंट और पूछ रहा है कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो तैमूर लंग और चंगेज खां, ध्यान देना, चंगेज खां विश्व विजय करना चाहता था और लोगों को लूटना, मारना, काटना और धौंस जमाना ये काम था तैमूर लंग का। लंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लंगड़ा था। ठीक, तो बोला कौन से कथन सही हैं, तो ना तो एक और ना ही दो, आंसर डी होगा हमारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गृह युद्ध से बचने के लिए अफगान अमीरों ने सिकंदर लोदी के अन्य राज्यों को उसके दो पुत्रों में विभाजित कर दिया। सही बात है, ताकि गृह क्लेश ना हो। पानीपत का प्रथम युद्ध 25 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था। इसमें डेट में थोड़ा सा डाउट है, 25 अप्रैल नहीं है, यानी सेकंड वाला गलत है, पहला वाला सही है। और पूछ रहा है कौन से कथन सही नहीं है, तो कथन दो वाला सही नहीं। क्यों नहीं है, आइए देखते हैं। तो पानीपत के युद्ध देखिए, मैंने बोला पानीपत का युद्ध 25 अप्रैल को नहीं, जबकि कब हुआ था, 1521 को। इब्राहिम लोदी के बाबर और मध्य लड़ा गया। अफगान शासकों ने अफगान अमीरों ने सिकंदर लोदी के अन्य राज्यों को उसके दो पुत्रों में बराबर बांट दिया, ताकि गृह क्लेश और आंतरिक युद्ध से बचा जा सके। इब्राहिम जो लोदी था वो कहाँ, दिल्ली का सुल्तान बनता है। और जो इसका एक पुत्र और है जलाल लोदी, वो कहाँ का बनता है, जौनपुर राज्य का सुल्तान बनता है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित कथनों में तैमूर आक्रमण पर प्रभावी परिणाम नहीं था। यानी कि जो तैमूर लंग के आक्रमण होते हैं उनका एक परिणाम कौन सा नहीं है। सल्तनत की शक्ति को समाप्त करने में अहम भूमिका। तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश प्रभावहीन रहा, नहीं जी, ऐसा नहीं, इस पर प्रभाव पड़ा था। सैयद वंश की स्थापना का रास्ता आसान हो गया, ये बात सही है। विजित प्रदेशों में तैमूर ने खिज्र खां को राज्यपाल नियुक्त किया। यानी जो खिज्र खां था जो लोदी वंश का क्या बनेगा, सैयद वंश का जो संस्थापक बनेगा वो कौन बनेगा, खिज्र खां। ठीक, तो ये बात भी सही है। आंसर ये है कि तुगलक वंश जो है प्रभावहीन नहीं रहा था, इस पर प्रभाव पड़ा था। मध्यकालीन इतिहास में किसे बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है, तो वो एक ही व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं, बुद्धिमान मूर्ख। यानी आधुनिक केजरीवाल से हम तुलना कर सकते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा प्रशासक नहीं हो सकता, प्रशासक होने के लिए व्यवहारिक नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ऐसे ये बोला जाता मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के बारे में कहा गया था कि सुल्तान की मृत्यु हो गई है, और इसे लेनिन पुल लिखता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, दोनों एक दूसरे से। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसे, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। इसका मूल नाम जौना खां था, इसे उलूग खां की उपाधि भी दी गई थी। तो मूल नाम क्या था, जौना खां, और इसे उपाधि जो दी थी वो कौन सी, उलूग खां। कथन कारण का है, गयासुद्दीन तुगलक ने नहर निर्माण को प्रोत्साहन दिया क्योंकि वह मानता था कि राज्य की आय में वृद्धि भू राजस्व में वृद्धि द्वारा नहीं बल्कि उत्पादन में वृद्धि के द्वारा ही की जानी चाहिए। यानी कि अगर क्योंकि लगाते हो तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41 है, इल्तुतमिश के विषय में कुछ कथन हैं और इनमें से कौन सा सही है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रथम वैधानिक सुल्तान माना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है जी। ठीक, यानी कि ये पहला सुल्तान है और वास्तविक संस्थापक है। खलीफा ने इल्तुतमिश को नासिर उल मोमिनीन नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि प्रदान की। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके कैसे हो जाते हैं, सही हैं, इसलिए आंसर होगा हमारा सी, यानी एक और दो दोनों ही हैं। देखिए, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु वैधानिक सुल्तान माना गया है। प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद ने, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या लिखा है कि इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त करने वाली दिल्ली का पहला सुल्तान था खिल्लत लेने वाला। उसने 18 फरवरी 1229 को बगदाद के खलीफा अब्बासी खलीफा अल मुत्तसिर
से मान्यता प्राप्त की। रजीउद्दीन हसन सगोनी को खलीफा ने अपना दूत बनाकर इल्तुतमिश के पास भेजा। खलीफा ने इल्तुतमिश को नासिर अमीर उल मोमिनीन, मुसलमान का एक प्रधान या खलीफा का सहायक की उपाधि प्रदान की थी। तो काफ़ी डेप्थ में जाकर के व्याख्या है आपकी। रजिया सुल्तान के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक रजिया का जन्म लाहौर, नहीं, ये बात गलत है। लाहौर में नहीं हुआ था। उसका जन्म कहाँ होता है? उसका जन्म उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां होता है बदायूं। बदायूं में होता है जन्म, ना कि लाहौर में। ठीक है। तो संस्कृत शिलालेखों में उसे जल्लालुद्दीन कहा गया। सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। संस्कृत लेखों में उसको, जो शिलालेखों में उसका नाम मिलता है जलालुद्दीन, लेकिन उसका जन्म लाहौर में ना होकर के कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। तो क्वेश्चन नंबर 43। चलिए, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया का जन्म बदायूं में। उसकी माता का नाम तुर्कान खातून कुतुब बेगम था। फरिश्ता, यानी जो इतिहासकार है, फरिश्ता के अनुसार रजिया शुद्ध उच्चारण से कुरान का पाठ करती थी और उसने अपने पिता के जीवन काल से ही शासन कार्य किया करती थी। ए निजामी के अनुसार रजिया का सुल्तान बनना दिल्ली की जनता से किया गया एक समझौता था। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। संस्कृत शिलालेखों में से जल्लालुद्दीन के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बलवन के संदर्भ में कहिए कुछ बातें हैं और सही कथन है, असत्य कथन का चुनाव करना। इनमें से एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है। किसके संदर्भ में? बलवन के संदर्भ में। बलवन का जन्म एक उच्च तुर्क परिवार में हुआ था। बलवन का मूल नाम बहाउद्दीन था। बलवन को उलूग खां की उपाधि नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। नसीरुद्दीन महमूद के समय उसे कड़ा की जागीर प्रदान की गई थी। यानी स्टेटमेंट आपका जो डी है ये रॉन्ग है। कड़ा की वो नहीं दी गई थी जागीर, वो किसी दूसरे स्थान की थी। आइए देखते हैं। बलवन का जन्म तुर्क परिवार में हुआ था, बिल्कुल सही है। उसका मूल नाम बहाउद्दीन था। बचपन में मंगोलों के हाथ लग गया, जिसने दास के रूप में बसरा के गुड़ी विद्वान के हाथ बेच दिया। 1232 में इल्तुतमिश को खरीद लेता है। जैसे कि मैंने पूर्व में ही कहा था कि बहुत ये योग्य था और निडर था। बादशाह की आंखों में आंखों डाल के इसने बात की थी। बलवन को उलूग खां की उपाधि नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। कड़ा की नहीं, कहा कि हाँसी की जागीर प्रदान की गई थी। ठीक, आगे खिलजियों के बारे में, इस वंश के कौन सा कथन सही नहीं है? इसी वंश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के इतिहास में दक्षिण भारत के विजय अभियान की शुरुआत हुई। बिल्कुल सही बात है। अलाउद्दीन खिलजी पहला था जिसने दक्षिण भारत को विजय करना प्रारंभ किया। खिलजी वंश की स्थापना के बाद तुर्की अमीर सरदारों के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि हुई, नहीं, क्या हुई थी? कमी हुई थी। तो कौन सा सही पूछ रहा है, कौन से सही नहीं है? तो दूसरा वाला कथन आपका सही नहीं है, इसलिए आंसर होगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 सूची को दिया हुआ है, कौन शासक है और सल्तनत कालीन क्षेत्र जो है कि रणथंभौर में कौन था, देवगिरी में कौन था, होयसल में कौन था और चित्तौड़ में कौन था। एक तरफ बीर बल्लाल हैं, राय रामचंद्र हैं, हमीर देव हैं और रतन सिंह हैं। इनकी लिस्ट लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि सल्तनत काल में जो विभिन्न क्षेत्र थे उन पर किस किस का शासन था। तो रणथंभौर से हमीर देव हैं, देवगिरी से राय रामचंद्र हैं और होयलसर से बीरबललाल हैं और चित्तौड़ से राणा रतन सिंह। ठीक, पद्मावत अगर आपने देखी हो तो पता होगा। जलालुद्दीन खिलजी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कैकुबा द्वारा बनवाए गए कुनागढ़ी के महल में करवाया था, सही है। उसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया और बोला कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर आपका डी है, न तो एक न दो। जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक, जिसका मूल नाम मलिक खिलजी था। जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कैकुबा द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलाखोरी या कोनागढ़ी के महल में 13 जून 1290 को कराया। उसने ही किलोखरी को ही अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन का मानना था कि एक स्थायी साम्राज्य प्रेम सद्भावना से स्थापित किया जा सकता है, खून और तलवार की नीति से नहीं। उसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। और हमसे पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो उपरोक्त दोनों ही कथन कैसे हैं? सही हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 है। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कहा है, दक्षिण के राजाओं के प्रति अलाउद्दीन खिलजी ने प्रभुसत्ता की नीति में विश्वास किया, न कि अधिराजत्व। गलत, नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। उसने अधिराजत्व,
स्टैनले लेनिन पूल ने अलाउद्दीन को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहा है। बिल्कुल सही है। इतिहासकार लेनिन पूल जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का क्या कहता है? समुद्रगुप्त, क्योंकि उसके अभियान बहुत फास्ट थे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं और पूछा कौन सा है सही नहीं है, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। 48 अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ और पूछ रहा है कौन से कथन सही हैं, यानी सही की बात हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खैराबाद, किसका? चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया? खैराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम बदल करके क्या कर दिया? जलालाबाद। और पूछ रहा कौन से कथन सही हैं, तो केवल दूसरा कथन सही है, चित्तौड़ का नाम नहीं बदला था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। उसने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या किया था? खिजराबाद किया था। ठीक, उसके बाद में नाम खैराबाद तथा जालौर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने सिवान का नाम खैराबाद रखा था, ना कि चित्तौड़ का। सिवान जो कि बिहार में है। दूसरा जलालाबाद रख दिया था, किसका? जालौर का नाम। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के निकट संचोर में एक प्राचीन महावीर मंदिर को ध्वस्त किया था। सोनगिरी जालौर दुर्ग में उसने एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। ठीक, आइए 49 पे चलते हैं। पूछ रहा है कौन से कथन जो है वो कैसा है? असत्य है। असत्य कथन की पहचान करनी है। फिरोज तुगलक का पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई में हक ए शर्ब नामक एक नया कर लगाया। यही उसके द्वारा आरोपित एकमात्र गैर इस्लामिक कर था। और पूछ रहा कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट हैं, यानी आंसर डी है। सॉरी, आइए असत्य कथन का चयन करें, तो दोनों ही स्टेटमेंट जब करेक्ट हैं तो आंसर होगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो भी कथन कारण पे है, और वो पूछ रहा है किसके संदर्भ में? ये बलबन अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में फारस के रहन सहन और रीति रिवाजों को अपनाया था। इसी ने भारत में प्रारंभ किया था एक फारस जो त्योहार मनाया जाता है पारसियों का, नौरोज। ठीक, उसको क्योंकि बलबन अपने राजत्व के को प्रभावशाली बनाना चाहता था। और पूछ रहा है कि कथन और कारण क्या दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है? ऑफ कोर्स बिल्कुल सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, आज की हमारी क्लास यहीं तक रहती है, और कल हमारा मध्यकालीन भारत का दूसरा वाला टेस्ट होगा, और उससे जो टेस्ट नंबर 44 है उसको हम डिस्कस करेंगे। तब के लिए जय हिंद।